हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल में दो इलेक्ट्रोड हम लोग सेम यूज करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट भी सेम यूज करते हैं। अब दो इलेक्ट्रोड सेम है, इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, फिर भी करंट का फ्लो कराना है उसके बीच, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जब इलेक्ट्रोड भी सेम है और इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है तो करंट का फ्लो कैसे होगा? सेम इलेक्ट्रोड और सेम इलेक्ट्रोलाइट रहने पे, जैसे मान लो यहाँ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया है, यहाँ भी कॉपर सल्फेट है और यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया है, और इस दोनों के बीच में एक वोल्ट मीटर फिट कर देता है। और यहाँ जो पार्टीशन है ये पोरस पार्टीशन है जो फ्लो ऑफ आयन को अलाउ करता है। पोरस पार्टीशन जो हम लोग इसमें यूज किए ये सॉल्ट ब्रिज की जैसा एक्ट करता है। जैसे सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं दोनों हाफ सेल में आयन को ट्रांसफर करके, एनोडिक हाफ सेल में आयन को ट्रांसफर करके और कैथोडिक हाफ सेल में केटायन को ट्रांसफर करके, जैसे सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हैं दोनों हाफ सेल में, उसी तरह यहाँ पर जो पोरस पार्टीशन है ये भी आयन के फ्लो को अलाउ करता है और आयन के फ्लो के कारण इस दोनों में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाता है। अब यहाँ पर कंसंट्रेशन दोनों इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंट लेना है, एक में लोअर कंसंट्रेशन और एक में हायर कंसंट्रेशन। मान लेते हैं C1 कंसंट्रेशन लोअर है और C2 कंसंट्रेशन हायर, तो जिधर लोअर कंसंट्रेशन होगा वो एनोड की तरह एक्ट करेगा और यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा और यहाँ रिडक्शन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कैथोड पे रिडक्शन होता है और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। अब इसी सेल को आईपीसी नोटेशन के रूप में लिखें तो जो एनोड पे कॉपर सॉलिड है ये ऑक्सीडाइज होकर Cu2 प्लस आयन सॉल्यूशन में जाते हैं जहां पर कंसंट्रेशन C1 है, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जहां कंसंट्रेशन लोअर है वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और राइट में Cu2 प्लस आयन जो घुला हुआ है सॉल्यूशन में ये रिड्यूस होकर कॉपर सॉलिड में चेंज करेगा, तो Cu2 प्लस जिसका कंसंट्रेशन C2 है जो ज्यादा है और ये कॉपर सॉलिड में चेंज करता है। ये इसी सेल के लिए आईपीसी नोटेशन। अब इस आईपीसी नोटेशन से सेल रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं। तो सेल रिएक्शन जब लिखेंगे तो कॉपर सॉलिड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? Cu2 प्लस, और इसका कंसंट्रेशन कितना है? C1। Cu ऑक्सीडाइज होकर Cu2 प्लस बनाता है और इसके कंसंट्रेशन कितना है? C1। जीरो ऑक्सीडेशन नंबर और +2 ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 2 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस होंगे। राइट में Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन C2 है और ये जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो कॉपर सॉलिड में चेंज करेंगे, यानी कि राइट वाले में रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड में चेंज करेंगे। अब एक हाफ इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और दूसरे हाफ इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन के गेन हो रहा है, तो हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस और 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कैंसिल कर देंगे और दोनों हाफ इक्वेशन को जब ऐड कर देंगे तो नेट सेल रिएक्शन आपको क्या मिलेगा? कॉपर सॉलिड प्लस Cu2 प्लस C2 कंसंट्रेशन एरो Cu2 प्लस C1 कंसंट्रेशन और प्लस Cu सॉलिड। तो कॉपर सॉलिड और कॉपर सॉलिड ये सेम है, सेम इलेक्ट्रोड है, दोनों तरफ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर C1 और C2 कंसंट्रेशन डिफरेंट है, हम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू जब निकालेंगे तो C1 कंसंट्रेशन में डिवाइड करेंगे Cu2 प्लस के C2 कंसंट्रेशन से, यानी कि हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन एनोडिक हाफ शेल डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन कैथोडिक हाफ शेल का जो रेशियो होगा हम लोग उसको रिएक्शन कोएफिशिएंट कह सकते हैं। तो आपको C1 में C2 से डिवाइड कर देंगे, या लेफ्ट वाले में C1 रहता है और राइट वाले में C2 रहता है, तो C1 बटे C2 डिवाइड करके हम लोग रिएक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू इस सेल के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट होने के बाद, रिएक्शन कोएफिशिएंट जब कैलकुलेट हो गया तो रिएक्शन कोएफिशिएंट कैलकुलेट होने के बाद क्या करें? अब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। नर्स्ट इक्वेशन आप जानते हैं, EMF ऑफ सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू RT बाई NF लॉग बेस 10 Q के इक्वल होता है।
Q आपने फाइंड कर लिया है, और ये N आपको मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है। Cu से Cu2 प्लस बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, और Cu2 प्लस से Cu बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, यानी कि N का वैल्यू 2 हो जाएगा। फैराडे कांस्टेंट आप जानते हैं, R का वैल्यू, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आप जानते हैं, T टेम्परेचर है। यदि टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस ले लें, यानी कि 298 केल्विन, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे या 298 केल्विन टेम्परेचर जो भी दिया रहेगा, जनरली क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस ही दिया रहता है या 298 केल्विन टेम्परेचर ही दिया रहता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस पे या 298 केल्विन टेम्परेचर पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन क्या बनेगा, ई शेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग बेस 10 क्यू। क्योंकि अब R का वैल्यू कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी फिक्स हो गया 298 और फैराडे कांस्टेंट भी कांस्टेंट है, इन सबको रख के यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा तो 0.0591 बाय n आ जाएगा, और लॉग बेस 10 क्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। एनोड शेल का वैल्यू, क्योंकि एनोड भी कॉपर है और कैथोड भी कॉपर है, एनोड और कैथोड सेम मेटल का बनाते हैं, तो एनोड शेल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जब एनोड शेल, क्योंकि इलेक्ट्रोड सेम है दोनों तरफ, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होगा, 0। जब दोनों तरफ सेम इलेक्ट्रोड है, दोनों तरफ कॉपर है, तो कॉपर का राइट वाले का रिडक्शन पोटेंशियल भी उतना ही होगा और लेफ्ट वाले का भी रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही होगा, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस, तो 0 कैलकुलेट होगा। ई नॉट सेल यहाँ 0 कर देना। जब यहाँ 0 कर देंगे तो ईएमएफ ऑफ शेल का फॉर्मूला बन गया माइनस 0.0591 बाय एन लॉग बेस 10 क्यू। अब Q का जो वैल्यू निकाले थे उसमें एनोड का कंसंट्रेशन बटे कैथोड का कंसंट्रेशन हम लोग यूज किए थे। ईएमएफ ऑफ शेल इक्वल टू हम लोग माइनस 0.0591 बाय एन यूज करेंगे, और लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन एट एनोड यानी कि लेफ्ट बटे कंसंट्रेशन एट कैथोड यानी कि राइट को पुटअप करके अभी हम लोगों ने यहाँ C1 बटे C2 रखा था। एनोडिक वाले में C1 था और कैथोडिक वाले में कंसंट्रेशन C2 था, तो C1 बटे C2 हम लोग पुटअप करके Q के बदले यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। अब जब माइनस साइन को प्लस में चेंज करना हो तो हम लोग यहाँ जो कैथोड का कंसंट्रेशन है उसको ऊपर कर देते हैं और एनोड के कंसंट्रेशन को नीचे कर लेते हैं, तो आपको ये हो गया 0.0591 बाय n log base 10 concentration in cathodic compartment but a concentration in anodic compartment। अब आपका ये जो इक्वेशन बना ईएमएफ ऑफ शेल के लिए, इसको याद रखना है, हमेशा जब भी कंसंट्रेशन शेल दिया रहेगा तो 0.0591 बाय n और log base 10 कंसंट्रेशन जितना होगा कैथोडिक वाले में इसमें डिवाइड कर देंगे कंसंट्रेशन जितना होगा एनोडिक वाले कंपार्टमेंट में, और इस तरह से आप यहाँ पर n का वैल्यू और कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक कंपार्टमेंट, कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट को पुटअप करके नेट ईएमएफ ऑफ शेल क्या होगा ये फाइंड कर लेते हैं फॉर द कंसंट्रेशन शेल। तो ये रहा कंसंट्रेशन शेल जिसका हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब आपको एक रिलेशन समझना है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। डेल्टा जी नॉट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, आप जानते हैं इक्वेशन, थर्मोडायनेमिकल इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी। के सी का मतलब हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यदि आपको यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू पूछा जाए इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स में क्लास 11 में पढ़े हैं आप, इक्विलिब्रियम पर किसी भी सेल रिएक्शन का या किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी 0 होता है। हम लोग डेल्टा जी का वैल्यू 0 पुटअप करेंगे एट इक्विलिब्रियम। अब जब डेल्टा जी का वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे तो ये हो गया डेल्टा जी नॉट, और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के सी के इक्वल हो जाएगा। डेल्टा जी का वैल्यू 0 रख देंगे और डेल्टा जी नॉट इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा,
तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या आएगा, माइनस आर टी एल एन के सी। तो ये आपको एल एन के सी के टर्म में, मतलब लॉग बेस ई नेचुरल लॉग के फॉर्म में ये इक्वेशन बना। इसको हम लोग लॉग बेस 10 के फॉर्म में यदि चेंज कर दें तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आर टी 2.303 लॉग बेस 10 के सी। जब हम लोग एल एन को लॉग बेस 10 में बदलते हैं तो वैल्यू 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आपका ये इक्वेशन जो बना डेल्टा जी नॉट इक्वल टू हो गया, इसको हम लोग इस वैल्यू को पहले कर लेते हैं और जिसको कैलकुलेट करना है उसको बाद में कर लेते हैं। ये हो गया माइनस 2.303 इंटू आर टी लॉग बेस 10 के सी। अब यहाँ पर आपको इस इक्वेशन के द्वारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा किसी सेल रिएक्शन के लिए, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। देखिए ये क्यों होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, क्योंकि डेल्टा जी जो होता है ये मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल के लिए होता है। मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल इक्वल टू गिव्स एनर्जी चेंज। और वर्क डन बाय सेल क्या होगा, वर्क डन बाय सेल चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है, Q इनटू V। फिजिक्स का फॉर्मूला है ये, W मैक्स, मैक्सिमम वर्क डन बाय सेल, टोटल चार्ज इन्वॉल्व इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इनटू V। तो टोटल चार्ज जो होगा वो कितना होगा, यदि n मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो n इंटू फेराडे कांस्टेंट कर देंगे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज फेराडे कांस्टेंट होता है और n मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, n इंटू एफ के इक्वल हो जाएगा। और भी पोटेंशियल के लिए यूज करते हैं, तो पोटेंशियल के लिए हम लोग E लिखते हैं केमिस्ट्री में, तो आपको E सेल हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, E सेल। लेकिन जब हमें डेल्टा जी नोट निकालना है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में कैलकुलेट करना है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E नोट सेल हो जाता है। हम लोग यहाँ पर डेल्टा जी नोट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डेल्टा जी नोट का वैल्यू फाइंड करने के लिए माइनस एन इंटू एफ और इंटू हम लोग क्या यूज करते हैं, ई नॉट। ई सेल के बदले क्या यूज करेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को पुटअप करके हम लोग डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, और डेल्टा जी नॉट का वैल्यू फाइंड करके आप केसी का वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू किसी सेल रिएक्शन के लिए कितना होगा, इसको भी फाइंड कर सकते हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन के द्वारा हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। नर्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशन के द्वारा कंसंट्रेशन सेल का ईएमएफ भी फाइंड कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कोरोजन और कॉमर्शियल सेल्स। कोरोजन और कॉमर्शियल सेल्स आपके बोर्ड एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं, साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है। तो अगली वीडियो को देखने के लिए जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, कृपया वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।